नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज वो मुद्दा जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है, यानी बढ़ती महंगाई और उसका आम आदमी पर बढ़ता असर। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर चढ़े। त्योहारों का सीजन शुरू होने को है और इससे ठीक पहले त्योहारों से जुड़े सामान लगातार महंगे होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्योहारों की खुशियों पर महंगाई का ग्रहण लगने पर जा रहा है? आखिर क्यों लोग कहने लगे हैं कि ये दिवाली है महंगाई वाली? महंगाई की सच्ची तस्वीर और पूरा विश्लेषण हमारी सबसे पहली कट टू कट की इस स्पेशल रिपोर्ट में। त्योहारों के सीजन में आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। बिजली संकट आया है चाइना में, जिसकी वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हुई और तमाम प्रोडक्शन पर इसका असर देखा जा रहा है। महंगाई, महंगाई और महंगाई। पेट्रोल पंप से लेकर बड़े बड़े बाजारों तक यही शब्द सुनाई दे रहा है। सुबह आंख पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि जनता पर महंगाई का पहला हंटर चल गया और ये था तेल का महंगा खेल। पेट्रोल और डीजल की कीमत कुछ वक्त से तकरीबन स्थिर चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को दोबारा दाम बढ़ गए। पेट्रोल के दाम 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए तो डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102 रुपए और डीजल का रेट 90 रुपए 23 पैसे हो गया। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपए 84 पैसे मिल रहा था। कोलकाता में पेट्रोल 102 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिकने लगा। मुझे ड्यूटी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, मुझे तो पेट्रोल भराना पड़ेगा, बिना इसके तो कोई काम नहीं होगा। और जब पेट्रोल बढ़ गया है तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसका असर तो किचन पे भी होता है। अब परेशानी तो होती सबको है, लेकिन क्या मजबूरी है, गाड़ी चलानी तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा ना। तो कोई टेंशन नहीं सब, लेकिन मोदी मान नहीं रहे ना, वो तो बढ़ाते ही आ रहे हैं। ज़्यादा बढ़ रहा है पहले से। जीएसटी में आना चाहिए पेट्रोल डीजल में। इसलिए सर देखो 500 का 10 का तेल डलवा रहा हूँ, 2 दिन नवेड़ा जाता हूँ खत्म। पेट्रोल कम से 30-35 रुपये तो फर्क पड़ेगा कम से कम। देखो असर तो पड़ता ही है और सीधी बात है गवर्नमेंट जो है जीएसटी के अंदर नहीं ला रही पेट्रोल डीजल को। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की एक ही वजह है, कच्चे तेल के दाम में इजाफा, जो 3 साल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। साल 2021 शुरू होने से पहले कच्चे तेल का दाम $41.68 प्रति बैरल था, जो सितंबर आते आते $77.65 प्रति बैरल पहुंच गया है, यानी तकरीबन दुगने का इजाफा। सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 43 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल में तेजी के चलते लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, जिसके आम आदमी के पॉकेट पर भार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में दिखाते हैं कि इस समय पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 30% तक का इजाफा हो चुका है। अगर हम पिछले 10 दिन की बात करें तो क्रूड ऑयल में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसी हिसाब से पेट्रोल और डीजल के साथ में LPG की भी कीमत बढ़ी है। अब पेट्रोल डीजल ही पैसे खा जाएंगे तो त्योहार कैसे मनाएंगे? इस सवाल से लोग परेशान ही थे कि बाजारों में त्योहारों से जुड़े सामानों के दाम भी हैरान करने वाले हैं। दिवाली की आतिशबाजी से लेकर डेकोरेशन लाइट्स तक, धनतेरस पर खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान तक, सबके दाम बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले हैं। आखिर ये दाम बढ़ने की वजह क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचे। तो क्या त्योहारों के सीजन में आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? इसको समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे आ चुके हैं, सदर बाजार, जहां पर पूरे भारत से तमाम लोग आते हैं थोक व्यापार करने के लिए और रिटेल बाजार करने के लिए। हम इस समय पहुंचे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर चीन में जो क्राइसिस है उसका असर क्या भारत पे भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर देखें तो करीब 87% इलेक्ट्रिक सामान जो है आज भी भारत से जो आता है वो चाइना से ही आयात किया जाता है, जिसमें फुलझड़ी से लेकर के तमाम ऐसे सजावटी सामान जो हैं वो चाइना से सीधे तौर पे भारत में आते हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक इन उत्पादों में से अधिकतर ऐसे हैं जो चीन से आते हैं, लेकिन अचानक सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से पुराना माल ही बेचा जा रहा है और दाम बढ़ गए हैं। चीन और सप्लाई लाइन की बारीकियां आम जनता नहीं समझ पाती, उसे तो बस जेब पर बढ़ता बोझ नजर आता है। कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे अब, क्योंकि जिसके पास पुराना माल पड़ा है वो तो कर लेगा, लेकिन नया काम खोलने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। प्रोडक्शन मतलब जैसे अब बंद कर दिया उन्होंने, जो चाइना जो है आगे जो है कम से कम मेरे हिसाब से 45% रेट का जो फ़र्क पड़ेगा रेट का। ये देखिए इस तरह के खिलौने जो हैं मेक इन इंडिया पे अब बनने लगे हैं, जो पहले चाइना के ही होते थे। और हमें इस बात की खुशी है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन पहले इतना कहाँ से निकाल लोगे आप ये बताओ ना। तो उससे काफ़ी सामान हमारा चाइना से आता है, तो ये मैक्सिमम वहीं से आता है, क्योंकि यहाँ की प्रोडक्शन इतनी
है नहीं। और मेन हमारा इंडिया ही चाइना का मेन इम्पोर्टर है, मतलब मैक्सिमम इम्पोर्ट होता है यहाँ पर। तो ये सारी अगर नहीं सामान आता तो प्राइजेस मतलब 50-60% तक बढ़ सकते हैं। कोरोना के डर और लॉकडाउन की परेशानियों से दो चार होने के बाद ये साल आगे बढ़ा था। त्योहार मानो इस हैंगओवर को उतारने का जरिया था, लेकिन त्योहारों की खुशियों का दायरा भी बढ़ते खर्च की वजह से सिमटता नजर आता है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। चीन की साजिशों की वजह से भारत समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक मुल्क है जहां ना चीन की साजिश महंगाई बढ़ा रही है, जहां ना दुनिया की हलचल से महंगाई बढ़ रही है। यहां महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहा है एक नाकाम प्रधानमंत्री। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इमरान खान की। पाकिस्तान में महंगाई अब सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पेट्रोल तकरीबन 130 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है और बेरोजगारी की दर काबू में आकर राजी ही नहीं है। किसको बोले, कौन सुनने वाला है? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 1 रुपया पिछले दिनों कम करके अभी 5 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। दिन कभी महंगाई को कहाँ लेके जा। गवर्नमेंट की अपनी मिली भगत है, हम तो उसमें थे उम्मीद से कि कुछ कम होगा। पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। एक तो बेरोजगारी है, अब रोज का कमाने वाला क्या करेगा बताइए। सबसे बड़ी बात है पेट्रोल बढ़ जाता है। लोगों ने सब्र करना। ओ भाई कितना सब्र करें, क्या निकालना में। हर शख्स परेशान, हर जुबान पर इमरान खान। यही है फेल्ड स्टेट पाकिस्तान। इमरान खान की कथित तब्दीली पाकिस्तान को किस दिशा में ले जा रही है, ये बीते 4 साल से पाकिस्तानी देख रहे हैं। और 5वें साल के आगाज से पहले इमरान की नाकामियां कमजोर हो चुकी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कब्र खोदने की तैयारी कर रही है। इमरान सरकार ने एक ही झटके में पेट्रोल डीजल के दाम में 4 से 5 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल 127 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल के दाम 122 रुपए प्रति लीटर हो गए और मिट्टी का तेल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। तेल के दाम बढ़ने से न सिर्फ आम आदमी पर फर्क पड़ा है, बल्कि माल भाड़ा बढ़ने से हर सामान के दाम भी बढ़ चुके हैं। इसने अवाम को जो सबज बाग दिखाया ना, वो पूरे नहीं किए। पहली तो बात 10 दिन 10-15 दिन पहले ही ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ सुबह उठ के वेख्या तो सिरे अटैक होने वाला काम हो गया। इमरान खान साहब को साढ़े ते मेहरबानी करो। कुछ दिया है किसी को कुछ सिवाय लूटने के बस जो गरीबों के जेब में डाका मारो, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। महंगाई तो इमरान के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ एक लाल निशान है। इमरान ने पाकिस्तान पर दूसरी चोट की है, उसका नाम है आउट ऑफ कंट्रोल बेरोजगारी। पाकिस्तान में बेरोजगारी का आलम क्या है समझना है तो देखिए। पाकिस्तान के कोर्ट में चपरासी की नौकरी निकली थी और इस एक नौकरी के लिए 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। पाकिस्तान के सरकारी डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में हायर एजुकेशन हासिल कर चुके 40% नौजवान बेरोजगार हैं। देश की कुल बेरोजगारी दर 16% पहुंच चुकी है। इमरान खान ने बेरोजगारी दर को 7% बताया था, लेकिन जब सच सामने आया तो अब सरकार के पास भी जवाब नहीं। ये वाहिद गवर्नमेंट है कि जिसने इतनी कमिटमेंट की, इतने सबज बाग आवाम को दिखाए और उस सबज बाग का बिल्कुल उलट हो रहा है आवाम के साथ। ये सिर्फ गिनवा रहे हैं कि भारत में इतना है और इसमें इतना है, क्या पहले महंगा नहीं था? क्या बोलूँ मैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट। ये बस ये गरीबों को भाई मारना चाह रही है। ये सत्ता पाकिस्तान का निजाम कभी बदल ही नहीं सकता, सबको बदलना है। जिस दिन इमरान खान ने मुर्गियां पालकर रोजगार बनाने का फॉर्मूला दिया था, पाकिस्तानियों को उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि आतंकियों और चीन की चाकरी करने वाले नियाची नौकरी नहीं दे सकते। टीम न्यूज नेशन। आपने नेताओं को चुनावी बिगुल फूंकते देखा होगा, लेकिन यूपी के चुनाव से पहले अब बिगुल से ज्यादा सुनाई देंगे ढोल और मंजीरे। वजह है योगी सरकार की कीर्तन मंडली का प्लान। सरकार अब यूपी में कीर्तन मंडलियों की मदद करने का मन बना चुकी है, जिसके लिए जिला प्रशासन को हुक्म जारी कर दिया गया है। आखिर क्यों सरकार को भजन कीर्तन की याद आई और विपक्ष को इस कीर्तन में कौन सी धुन सुनाई दे रही है, देखिए कट टू कट की ये पॉलिटिकल रिपोर्ट। कभी रामायण का पाठ तो कभी भक्ति में लोकगीत। उत्तर प्रदेश के गांव और छोटे शहरों से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स इन तस्वीरों को पहचान लेगा। ये वो भजन और कीर्तन मंडलियां हैं जो सदियों से संस्कृति की विरासत को संभाले हुए। अब
इन्हीं कीर्तन मंडलियों पर हुई है योगी सरकार की कृपा दृष्टि। इस प्लान को लेकर पॉलिटिकल बहस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले योगी सरकार का मंडली अभियान देख और समझ लीजिए। इस प्लान का पहला मकसद है कीर्तन मंडलियों और उनके कलाकारों की प्रतिभा को गांव से निकालकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। दूसरा टारगेट है सालों से उपेक्षित इन कलाकारों की आर्थिक मदद करना। और तीसरा बड़ा टारगेट है कीर्तन और भजन की परंपरा को आगे बढ़ाना। कीर्तन मंडली, भजन मंडली, अन्य जो भी मतलब इस तरह के कलाकार हैं और कलाकार दल हैं, उनको जीवंत करने के लिए, उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से यह प्रयास किया जा रहा है। उसमें उनको आर्थिक मदद भी मिल सके, सरकार की यही योजना है, विभाग ये प्रयास कर रहा है। धर्म पथिक मानो ही कोई भक्ति मार्ग पर चलता है, ये सौभाग्य राम भक्ति का कहाँ सभी को मिलता है। योगी सरकार के इस प्लान को कीर्तन कलाकार नई संजीवनी मान रहे हैं। जैसे जैसे भजन कीर्तन की परंपरा कम हुई तो इन कलाकारों की आय के साधन सिमटते गए और बीते कुछ सालों में नई पीढ़ी इस कला से दूर होती चली गई। कलाकारों के तबके का मानना है कि अगर सरकारी मदद और प्रोत्साहन मिलेगा तो कीर्तन मंडलियों की परंपरा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। चारों तरफ योगी सरकार ध्यान दे रही है, कलाकारों को भी। यदि योगी सरकार ने हम लोगों को भविष्य के विषय में सोच रही है, उच्च स्तर पर हम लोग पहुंचने का कार्यक्रम पर विचार अवश्य हम लोग करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है हम सभी कलाकारों के लिए कि योगी सरकार इतना बड़ा मुहिम, इतना बड़ा ये योजना बनाई है हम सभी के लिए, और बहुत ही मतलब मन में उत्साह है कि अब कुछ बेहतर होगा। हमारे लिए तो आने वाले समय में बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी कई योजना योगी सरकार ने निकाली है, वाद्य यंत्र योजना भी निकाली है, उससे भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। संस्कृति की विरासत बचाने का मकसद वाकई अच्छा है, लेकिन चुनावी माहौल में ऐलान आया तो सवाल उठने ही थे। ऐसे माहौल में तो बस मौका चाहिए। बयानों के तीर तो हमेशा रेडी रहते हैं। मेरी बिरादरी जो कलाकारों की बिरादरी है, भजन कीर्तन भी गाती है, रामलीला भी करती है। मैं भी रामलीला का कलाकार रहा। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अब उनको एक पहचान मिलेगी, उनको अब मंच दिया जाएगा सरकार द्वारा, उनको एक भत्ता तय होगा, उनकी पहचान होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि कलाकारों का सम्मान होना चाहिए, मंडली भजन गायकों का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये जब 5 वर्ष समाप्त होने जा रहे हैं तो अनुदान की बात क्यों कर रहे हैं? कीर्तन मंडियों के पुनर्उद्धार का ये प्लान संस्कृति से जुड़ा है या सियासत से, ये तो सरकार और विपक्ष जाने। लेकिन अगर कलाकारों की मदद का ये कदम पटरी पर दौड़ा तो एक बार फिर गली मोहल्लों में भजन कीर्तन की धुन सुनाई जरूर देगी। राम का मन में ये संकल्प लिया। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। त्रेता में जिस तरह योगी सरकार का दावा है कि कीर्तन मंडलियों की मदद के पीछे मकसद सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना है, लेकिन कुछ लोग इसे बंगाल में ममता बनर्जी के पंडाल फॉर्मूले से भी जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी सरकार तकरीबन हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर पंडाल समितियों को अनुदान देती है। पिछले साल की बात करें तो हर पंडाल समिति को सरकार से 50,000 का अनुदान मिला था। इस कवायद में राज्य सरकार ने 185 करोड़ रुपए खर्च किए। माना जाता है कि इन पंडाल समितियों के जरिए टीएमसी वोट साधने का काम करती है और ऐसे अधिकतर पंडाल टीएमसी कार्यकर्ता चलाते हैं, यानी सरकारी अनुदान के एक हिस्से में कार्यकर्ता भी शामिल हो जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि दीदी के पंडाल मॉडल को ही योगी सरकार यूपी में भजन मंडली मॉडल बनाकर विन विन सिचुएशन तलाश रही है? आगे बढ़ते हैं। इन दिनों पॉलिटिकल हेडलाइंस में एक ही नाम बार बार आ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और गलत वजह से आ रहा है। खबरें पंजाब और दिल्ली को लेकर नजर आती हैं, लेकिन गौर से देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर बनी ये फॉल्ट लाइंस का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कोलकाता तक आपको नजर आएगा। पिछले कुछ वक्त के अंदर पश्चिम बंगाल से नाता रखने वाले बड़े कांग्रेस नेताओं को मानो टीएमसी ने हाईजैक कर लिया है। ये वही टीएमसी है जो कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, और आज इसी टीएमसी की ताकत इतनी बढ़ गई है कि ये कांग्रेस की ही जड़ें खोद रही है। शिखा मित्रा, सुष्मिता देव, अभिजीत मुखर्जी, ओम प्रकाश मिश्रा, लुइजिन्हो फलेरियो,
ये है कांग्रेस के वो दिग्गज नाम जो पिछले कुछ दिन में एक एक टीएमसी के झंडे तले आए और मां माटी मानुष की राजनीति का हिस्सा बन गए। एक के बाद एक झटके लगे तो सवाल पूछे जाने लगे। 23 साल पहले जिस कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी खड़ी की गई थी, क्या आज वही टीएमसी कांग्रेस का खात्मा कर देगी? सवाल की अहमियत उस हलचल से भी बढ़ जाती है जिसके होने की संभावना बढ़ गई है कि मेघालय के बड़े कांग्रेस लीडर मुकुल संगमा कुछ कांग्रेसी विधायकों समेत टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेसी नेताओं से पहले ही टीएमसी की नजदीकी जग जाहिर है। कांग्रेस के बड़े लीडर्स से नजदीकी और अब एक एक कर कांग्रेसी नेताओं को अपने साथ लाना, आखिर इसके पीछे टीएमसी का मकसद क्या है? जवाब खुद टीएमसी नेताओं से सुनिए। हम लोग कांग्रेस का खिलाफ नहीं है, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा राहुल गांधी का खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा ये हेडेक है, ये कांग्रेस वो फेल कर रहे हैं और एडवांटेज बीजेपी को मिल रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। यानी दीदी की राजनीति अब बंगाल से आगे बढ़कर नेशनल पॉलिटिक्स के मैदान में उतरना चाहती है। टीएमसी को मालूम है कि बीजेपी का वोट बैंक संगठित हो चुका है, उसे हिलाना आसान नहीं। तो क्या टीएमसी अब कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेस के वोट बैंक को हासिल कर खुद को कांग्रेस का विकल्प और देश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है? कांग्रेस को भी इस सियासी खेल की खबर मानो लग चुकी है। রাহুল গান্ধী পারবে না, অযোগ্য, রাহুল গান্ধী পারে না, এই কথা তো বিজেপি বলে, কারণ তারা মনে করে রাহুল গান্ধী আমার সবথেকে বড় এনিমি, সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ, তাই তারা রাহুল গান্ধীকে টার্গেট করে। সে বিজেপির মতন মমতা ব্যানার্জির দল যদি রাহুল গান্ধীকে টার্গেট করে, তাহলে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বিজেপি পার্টির ফারাকটা তো ধীরে ধীরে কমে যাবে। তাই আমার অনেক রকমের প্রশ্ন উঠছে যে কাকে খুশি করতে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে, কারণ এই কথা সবথেকে বেশি বিজেপি খুশি হবে। राहुल गांधी से नाराजगी के चलते सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ी तो टीएमसी ने इनाम में त्रिपुरा का चुनाव प्रभारी बनाया। लुइजिनो फलेरियो ने हाईकमान की अनदेखी से परेशान होकर पार्टी छोड़ी तो उन्हें गोवा में बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाना तय माना जा रहा है। यानी टीएमसी सिर्फ कांग्रेस की गलतियों का इंतजार करती है और गलती होते ही लपक कर उसे भुना रही है। कोलकाता से न्यूज नेशन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ तपस सेनगुप्ता। अगर टीएमसी वाकई कांग्रेस की जगह लेना चाहती है, देश में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्ष खड़ा करना चाहती है, तो इसे कोरी कल्पना मानना गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर टीएमसी ने अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में 2001 में टीएमसी का विधानसभा का सफर 60 सीटों से शुरू हुआ था, जो आज बढ़कर 2021 में 213 तक पहुंच गया है। यानी बंगाल में टीएमसी 4 गुना आगे बढ़ गई है। 1998 की लोकसभा में टीएमसी के सिर्फ 7 सांसद थे, जो आज बढ़कर 22 तक पहुंच चुके हैं। पार्टी मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल में चुनावी मैदान में उतर चुकी है और जल्द ही ममता बनर्जी गोवा से भी राजनीतिक बिगुल फूंकने की तैयारी कर रही हैं। यानी जिस गति से कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, उसके साथ टीएमसी अपनी पकड़ और पहुंच बढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार घाटी में आतंक का सर कुचलने में जुटी हुई हैं। इससे पाक की सरजमी पर पलने वाले आतंकी आका लगातार बौखला रहे हैं और डेस्परेशन में कुछ भी कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अब कश्मीरी युवाओं को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब अलगाववादी नेता गिलानी के नाम पर गिलानी फोर्स बनाकर कश्मीर के युवाओं को आतंकी बना रहा है। पाकिस्तान का नया टेरर प्लान कश्मीर में गिलानी फोर्स तैयार। पाकिस्तान ने जिस कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी को जीते जी अपने एजेंडे के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, उनकी मौत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान कश्मीर के अमन में खलल डालने का नापाक प्लान बना रहा है। पाकिस्तान गिलानी के नाम पर कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगा है। बीते 30 सालों में कश्मीर में किसी अलगाववादी नेता के नाम पर बना यह पहला आतंकी संगठन बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने गिलानी के नाम पर बने आतंकी संगठन की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर इसका ऐलान हो चुका है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिलानी फोर्स में आतंकियों की भर्ती भी शुरू हो चुकी है। इंटरनेट मीडिया पर एक नकाबपोश आतंकी की तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर में दिखाए गए आतंकी का नाम बिलाल बताया गया है, लेकिन वो कश्मीर में किस शहर या गांव का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ये जरूर बताया गया है कि वो 25 सितंबर को आतंकी बना है। दरअसल कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर में पाकिस्तान के कट्टरपंथ समर्थक की जमात में सबसे आगे खड़े नजर आते थे। वो हमेशा ही कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की रट लगाते थे, लेकिन जब वो बीमार हुए और पाकिस्तानी एजेंडे को आगे ले जाने में असमर्थ हुए तो पाकिस्तान ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने हुर्रियत के जम्मू कश्मीर और पीओके में बैठे उन तमाम नेताओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जो कट्टरपंथी गिलानी के समर्थक थे। पाकिस्तान कश्मीर में हालात बिगाड़ने और स्थानीय युवाओं को मौत के रास्ते पर धकेलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि अब वह गिलानी की लाश पर मौत का खेल खेलने की घिनौनी साजिश रच रहा है। इसको भी नहीं नकारा जा रहा कि शायद ये लश्कर का ही शैडो आउटफिट है जो कि जो है सईद अली शाह गिलानी का जो सेंटिमेंट एक जो है उसको कैश इन करके जो है नई रिक्रूटमेंट को बढ़ाना चाहता है। मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज नेशन के लिए। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर, महंगाई हो, राजनीति हो या फिर कश्मीर में बढ़ता आतंकवाद, जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।